नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। देखिए एलटी ग्रेड की वैकेंसी आ गई है और बड़े दिनों बाद आई है। 2025 है, ये काफी समय लग गया इसमें। तो देखिए जो आज हम स्पेशली जो बात कर रहे हैं वो टीजीटी सोशल स्टडीज की बात कर रहे हैं। इसकी टीजीटी सोशल स्टडीज की। तो यहाँ पे देखेंगे आप टीजीटी एसएसटी अगर आप चूज करते हैं यूपीपीएससी एलटी ग्रेड के एग्जाम में, अगर टीजीटी सोशल स्टडीज आप चूज करते हैं सब्जेक्ट, तो एसएसटी में आपके 4 सब्जेक्ट हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। अब इन 4 सेक्शन में से सोशल स्टडीज के जो 4 सेक्शन हैं, इसमें से आपको कोई 2 चूज करने हैं। कोई 2 चूज कर रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में से कोई 2 चूज करने हैं। ठीक है। जो पुराना पैटर्न है इसका, उसमें से जीएस के आपके आएंगे 30 क्वेश्चन और सब्जेक्ट के आएंगे, यानी कि अगर एसएसटी आपने चूज किया है तो 120 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे 2 घंटे। ठीक है। तो यानी कि 2 सब्जेक्ट चूज करने एसएसटी के अंदर। मान लो आपने चूज किया पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, तो पॉलिटिकल साइंस के 60 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स के 60 क्वेश्चन हो गए 120। अगर मान ले आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी चूज किया है तो हिस्ट्री के 60 क्वेश्चन और ज्योग्राफी के 60 क्वेश्चन हो गए 120। 120 और 30 क्या है कॉमन के जीएस के, तो वो 150 हो गए। ठीक है। आज हम थोड़ा सा इसके सिलेबस के अंदर टॉपिक पे नजर डालेंगे और इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और किस लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, कैसे पढ़ना है आपको, वो सारी चीजें। प्रैक्टिस क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है, इस पे आप प्रैक्टिस के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। जो आप तैयारी कर रहे हैं उससे जो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो यहां देखो आप, इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक्स सेगमेंट की बात करेंगे। ठीक है। तो यहां पे देखो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होती है, और माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। जब हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं तो उसे हम माइक्रो के अंदर कंसीडर करते हैं। जब हम लार्ज स्केल पे बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कंट्री के लेवल पर, तो हम उस इकोनॉमिक्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। फिर हमें स्टैटिक और डायनामिक एनालिसिस के मेथड्स देखने हैं। और इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम ये कंज्यूमर के बिहाफ पे देखा जाता है, वो कितना सेटिस्फाई है किसी चीज को लेकर, इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये देखना है आपको। सेकंड टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड एनालिसिस। तो इसमें जो मोस्टली जैसे कि इंडिफरेंस कर्व से 2018 में प्रश्न आए थे, इंडिफरेंस कर्व से 2018 में प्रश्न आए थे, जिसमें प्राइस, इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इससे प्रश्न बनते हैं आपके। ठीक है। एक प्रोडक्ट अगर ज्यादा महंगा है तो उसके सब्स्टिट्यूट की जगह कौन ले सकता है जिससे काम चल जाए, तो ये सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट हम देखेंगे अलग अलग प्रकार से। लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड का लॉ क्या है वो देखना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या है, कितना चेंज करने पर कितना बड़ा अंतर दिखाई देता है, इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसके टाइप्स देखने हैं और इसका मेजरमेंट कैसे होता है वो देखना है। और फिर कंज्यूमर सरप्लस, सरप्लस आप जानते ही हैं, बेनिफिट, फायदा, है ना। तो कंज्यूमर को एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन कैसे मिल रहा है वो कंज्यूमर सरप्लस की थ्योरी में हम देखेंगे। तीसरा है आपका प्रोडक्शन एंड थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की थ्योरीज और प्रोडक्शन। तो इसमें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्शन के लॉ की बात करेंगे, उत्पादन आधारित जो नियम होते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स की बात करेंगे। ठीक है। और थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन की बात करेंगे। और फिर है आपका थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो ये हमें पढ़ना है डिटेल में, इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। फिर है नेचर ऑफ मार्केट और प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट। अलग अलग प्रकार के बाजार देखने को मिलते हैं हमें, जैसे कि ओलिगोपोली, डुओपोली, है ना, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये हमें अलग अलग प्रकार की मार्केट को डिटेल में स्टडी करना है और अलग अलग प्रकार की मार्केट में प्राइस कैसे निर्धारित की जाती है वो हमें समझना है।
ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखो, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के सिद्धांत। तो इसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, और वेज डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन, और थ्योरी ऑफ रेंट, क्लासिकल एंड केनेशियन थ्योरीज। केनेशियन जो मॉडल है, केनेशियन की जो थ्योरी है, कीन्स मॉडल, तो उसे हमें पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। तो आई होप ये चीजें क्लियर हैं आपको, ये हमें डिटेल में स्टडी करनी है। इसके लिए देखो मैं आपको साथ ही बताऊं, अगर एमए आपने किया है और बीए, अगर बीए में आपके ये सब्जेक्ट हैं, तो आप बीए के स्टडी मटेरियल को फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू का बीए का स्टडी मटेरियल इकोनॉमिक्स का, और कुछ आपको एमए का इकोनॉमिक्स भी रिफर करना पड़ेगा, क्योंकि जो एडवांस में थ्योरीज हैं वो एमए के इकोनॉमिक्स वाले सिलेबस में है। तो इग्नू का मटेरियल आप रिफर कर सकते हो इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, मनी, बैंकिंग, इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी, ये अगला टॉपिक है आपका, टॉपिक नंबर 6, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी का डिटर्मिनेशन, और आपका कीन्स मॉडल और इन्वेस्टमेंट थ्योरी, ठीक है। सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक के फंक्शन, कमर्शियल बैंक के फंक्शन, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, कर्ज देना, और क्रेडिट को कंट्रोल करना क्या होता है। इंडिया के कंटेस्ट में अगर हम बात करें तो क्रेडिट कंट्रोलर का काम आरबीआई करती है कि बाजार में कितना क्रेडिट देना है और कब रोकना है या कब कम करना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है। आरबीआई से सेंट्रल बैंक की तरफ जाती है मनी, और सेंट्रल बैंक आरबीआई से कमर्शियल बैंकों की तरफ पैसा जाता है, और कमर्शियल बैंकों से फिर मार्केट में आता है। तो ये है मनी सप्लाई। इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन के टाइप, तो इन्फ्लेशन क्या है, जब जनरली किसी प्रोडक्ट की प्राइस में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारी परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति कम हो जाती है, तो उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब इन्फ्लेशन कई टाइप के होते हैं, जैसे हाइपर इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, समझ रहे हैं, बॉटल नेक इन्फ्लेशन, बहुत प्रकार के इन्फ्लेशन है, ये सब डिटेल में हमें पढ़ने हैं, ठीक है। कैसे कंट्रोल होता है इन्फ्लेशन और पॉलिसीज क्या है। तो देखो, भारत में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दो पॉलिसीज हैं, एक को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की है ये, और एक को बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, ये किसकी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है। फिस्कल पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है भाई, याद रखेंगे इसको। अगला जो 7th टॉपिक है आपका, वो है इंटरनेशनल ट्रेड एंड पॉलिसी। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नीति से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नीति से संबंधित है, ठीक है भाई, देखते हैं। तो इसमें एब्सोल्यूट एडवांटेजेस की थ्योरी हमें पढ़नी है, कंपैरेटिव कॉस्ट, तुलनात्मक कीमत, कंपैरेटिव कॉस्ट की थ्योरी पढ़नी है, गेन्स फ्रॉम ट्रेड एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड से गेन क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, ठीक है। और फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आप देखते हैं कई देशों का दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA साइन होता है, क्या होता है उसका पर्पस, क्या फायदा होता है। और ट्रेड प्रोटेक्शन क्या होता है, व्यापार पर प्रोटेक्शन लगाना, समझ रहे हैं। थ्योरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिटर्मिनेशन, फॉरेन एक्सचेंज डिटर्मिनेशन की थ्योरीज, और बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है भुगतान संतुलन। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक कंट्री का दुनिया के अन्य कंट्रीज के साथ जो लेन देन हो रहा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, वो पूरा रिकॉर्ड ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि अगर हमने इंपोर्ट ज्यादा कर लिया है कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट, तो हमारा BOP डेफिसिट में चला जाएगा, यानी कि लॉस में। और अगर हमने वहीं एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा किया है दुनिया के देशों को और इंपोर्ट कम किया है,
तो हम सरप्लस में आ जाएंगे। तो जो प्रॉब्लम आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, उसका सॉल्यूशन क्या है वो सब इसमें देखना है। क्लियर हुई इतनी बात? अब देखिए पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी, ये 8वां चैप्टर है आपका। पब्लिक फाइनेंस यानी कि जो ये आपका लोक वित्त है, पब्लिक फाइनेंस, और फिस्कल पॉलिसी राजकोषीय नीति। तो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट गुड्स यानी कि जो सरकार की तरफ से सामान है और जो प्राइवेट गुड्स हैं वो। इंपोर्टेंस एंड थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्च की इंपोर्टेंस क्या है और इसकी थ्योरीज क्या है। नेचर ऑफ टैक्स, टैक्स का क्या नेचर है। टाइप्स एंड प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, भारत में टैक्सेशन के प्रकार क्या होते हैं। ओवरऑल टैक्सेशन कितने प्रकार का होता है। जैसे आपको पता है इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंबाइंड करके एक ही टैक्स बना दिया है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 2016 में बिल पास होता है जीएसटी, है ना, और 2017 से अप्लाई हो जाता है ये। अब ये जो जीएसटी है ये टैक्स का एक टाइप है और वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। अब यहां देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, ये चैप्टर नंबर 9 है आपका। चैप्टर नंबर 9 क्या कह रहा है, आर्थिक विकास की बात कर रहा है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सिस्टम, मार्केट वर्सेस स्टेट यानी कि बाजार और सरकार। मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास को मापना, मेजर करना। यूज ऑफ इंटरनेशनल इंडाइसिस फॉर द सेम, अब भारत कितनी तरक्की कर रहा है ये हमें पता लगता है, जो वर्ल्ड की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडाइसिस रिलीज करती हैं, सूचकांक रिपोर्ट जारी करती हैं, ठीक है। तो जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से रिपोर्ट जारी होती है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से जारी होती है, आईएमएफ की तरफ से जारी होती है, और इंडिया के अंदर खुद नीति आयोग बहुत सारी रिपोर्ट जारी करता है। तो उसके बिहाफ पर हमें समझना है ग्रोथ को, डेवलपमेंट को। इंपोर्टेंस ऑफ सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन इन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में सेविंग का क्या योगदान है, बचत बहुत योगदान है भाई। थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सिद्धांत क्या है, जिसमें रोस्टोज स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, बिग पुश एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी, ये देखना है। इंपोर्टेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, महत्वपूर्ण जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, ब्रिक्स। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, तो ये तो ट्विंस ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के आउटकम पर हमें ये दो ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती हैं, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है इनका, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ठीक है। डब्ल्यूटीओ इसे पहले GATT के नाम से जानते थे, 1948 का है, और 1991 में जो है, सॉरी 95 में, और ये WTO रिप्लेस कर देते हैं। ब्रिक्स है, अब तो इसमें बहुत सारे देश हो गए हैं, तो ये हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर हैं। ये हमें एक एक टॉपिक देखिए, प्रॉपर एक एक टॉपिक आप नोट्स साथ साथ बनाइए जिससे रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो। नोट्स आपको साथ साथ बनाने हैं दोस्त, जिससे रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो। आप कैसे भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो। प्रैक्टिस हम YouTube पर फ्री है, हमारी प्रैक्टिस हम करेंगे इसकी, है ना। और क्लासेस जैसे अगर आप यहाँ दिल्ली के आसपास के हो तो दिल्ली में ऑफलाइन क्लासेस हमारी चलती हैं, तो पूरा वीक का बैच होता है ये, इसमें आपका क्लासेस रहेंगी। वीकेंड बैच भी अवेलेबल है, जो रेगुलर नहीं आ सकते वीकेंड में आ सकते हैं। भाई देखो इतने साल बाद जॉब आई है, वैकेंसी आई है, तो बहुत से लोग इधर उधर सेटल हो गए होंगे, जॉब में होंगे, बिजनेस में होंगे, तो उनके लिए वीकेंड बैच भी अवेलेबल है। वीकेंड में बैच अवेलेबल है, क्लासेस प्रॉपर मिलेंगी आपको, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लेते हो। अभी देखिए चैलेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी, ये चैप्टर 10 है, चैलेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी। क्या कह रहा है ये, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है, कैसी है अर्थव्यवस्था भारत की, सोशलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, मिक्स्ड है, या एग्रीकल्चर पर आधारित है, उद्योगों पर आधारित है, सर्विस क्षेत्र पर आधारित है, कैसी है, किस टाइप की इकोनॉमी है भारत की ये। और प्रोग्रेस एंड एवोल्यूशन ऑफ 5 ईयर प्लान, जो पंचवर्षीय योजनाएं चली थी हमारे देश में, पंचवर्षीय योजनाएं किसने चलाई थी, योजना आयोग।
पंचवर्षीय योजनाएं चली थी हमारी, योजना आयोग ने चलाई थी, है ना। टोटल 12 5 ईयर प्लान चले थे हमारे। हर 5 ईयर प्लान का हमें एवोल्यूशन समझना है, कितना हमने अचीव किया, ठीक। लेकिन अभी क्या है, इसकी जगह आ गया है नीति आयोग। अभी क्या आ गया है इसकी जगह, नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 से। तो यहां देखो 5 ईयर प्लान का हमें प्रोग्रेस और इवोल्यूशन समझना है, और फिर नीति आयोग उसकी जगह आया, और इससे रिलेटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज जो नीति आयोग काम कर रहा है। एफर्ट्स एंड पॉलिसी टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। भारत में कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि की उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कितने प्रयास किए गए हैं, और उनका क्या रिजल्ट, क्या आउटकम हमें देखने को मिला है, ये हमें बात करनी है। एफर्ट्स एंड पॉलिसी, ठीक है। एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इन सब की बात करनी है हमें। तो यहां पे देखेंगे आप, हमें गरीबी से रिलेटेड बात करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, जैसे कि एक स्कीम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। एक स्कीम क्या है, प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार की ये स्कीम है, ठीक है भाई। फिर एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन को लेकर बात करनी है। पॉपुलेशन डिविडेंड क्या है, डिविडेंड का मतलब है एक निश्चित आयु के व्यक्ति जो कि काम आए देश के, पॉपुलेशन डिविडेंड। अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन इन इंडिया, अर्बनाइजेशन क्या है, शहरीकरण का कॉन्सेप्ट क्या है, और लोग ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर शहर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, क्यों, एक कारण उसमें से ये भी है रोजगार के लिए। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की उपलब्धता नहीं है, इसलिए वो शहर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है भाई। फिर है न्यू ट्रेंड्स एंड पॉलिसीज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नए ट्रेंड्स और पॉलिसीज। फिर फिस्कल पॉलिसी हो गया, जो कि भारत सरकार बनाती है। बजट मैनेजमेंट इन इंडिया, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, फाइनेंस से रिलेटेड सेंटर और स्टेट के रिलेशन क्या है, तो इसमें हमें फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ना है, वित्त आयोग, जिसका गठन हर 5 साल में होता है, और इसका काम है जो रेवेन्यू है, इनकम जो टैक्स का, उसको सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो कैसे हैं फाइनेंशियल रिलेशन सेंटर स्टेट के बीच में। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। फेडरलिज्म का मतलब है सेंटर अपने विषयों पर काम करे और स्टेट अपने विषयों पर काम करे, कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करें, इसे बोलेंगे फेडरलिज्म, संघवाद। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, आपस में कोऑपरेट करके चलना, ठीक है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या है, कंपटीशन रखना। चैलेंजेस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी जो वृद्धि है उसके सामने चुनौतियां क्या क्या हैं, जिससे सबकी ग्रोथ हो, कोई भी रह ना जाए। वेरियस डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के अलग अलग आयाम कौन से हैं। डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के वेरियस जो डायमेंशंस हैं वो क्या हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड ट्रेड, आर्थिक विकास और वैश्विक स्तर पर जो व्यापार है, आर्थिक विकास और वैश्विक स्तर पर जो व्यापार है, ठीक है। तो दोस्त ये हमने इकोनॉमिक्स के टॉपिक डिस्कस किए। एलटी ग्रेड सोशल स्टडीज में 4 विषयों में से, जैसे सोशल साइंस ले रहे हैं आप, तो सोशल साइंस में 4 विषयों में से 2 लेने होते हैं आपको। तो इस वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो आपके सामने रखा है, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, एकदम बेसिक से हर एक टॉपिक को आपको डिटेल में तैयार करना है, और ध्यान रखिए खुद के नोट्स डेवलप करने हैं आपको, समझ रहे हैं, क्योंकि खुद के नोट्स बनाओगे तो चीजें जल्दी याद रहेंगी, और इनके साथ आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। तो प्रैक्टिस के लिए हमारी क्लास 8 बजे रहेगी, है ना। तो 8 बजे प्रैक्टिस क्लास रहेगी, जिसमें हम PYQ और जो
मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे एलटी ग्रेड के एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद।